मैं शाम की चाय बनाने लगी तो सोचा कि नूर को भी बुला लो, इकट्ठे बैठकर पी लेंगे तो वक्त थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा। मैं छत की दीवार पर चढ़ी और नूर को आवाज़ देने लगी। नूर भी अलादीन के जिन की तरफ फौरन ही हाजिर हो गई। क्या तकलीफ़ है? वह मेरी तरफ देखकर बोली। चाय बनाने लगी हूँ, आ जाओ इकट्ठे बैठकर पीते हैं। वो भी खुशी खुशी दीवार पर चढ़कर छलांग लगाकर मेरे घर उतर आई। चाय के साथ पकौड़े भी हो जाते तो मज़ा आ जाता। उसका फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो चुका था। घर में बेसन नहीं था वरना पकौड़े बना देती। पकौड़े का नाम सुनकर तो मेरा अपना दिल भी पकौड़े खाने को चाहने लगा था, पर हम दोनों ही दिल महसूस कर रह गए और खाली चाय पर गुजारा करने लगे। नूर और मेरे बचपन की दोस्ती थी। हम दोनों के घर के दीवार से दीवार मिली थी। हम हमेशा से यहीं बसे थे। हमारा स्कूल भी एक ही था और कॉलेज भी, और कुरान भी एक ही जगह पढ़ने जाया करते थे। यानी वो मेरे हर पल की साथी थी। उसकी और मेरी पसंद भी बहुत मिलती जुलती थी। हम दोनों ही खाने पीने की काफ़ी शौकीन थे, पर गुर्बत इतनी थी कि अच्छा खाना खाने का शौक़ मुश्किल से ही पूरा हुआ करता था। उस दिन भी पकौड़े की ख्वाहिश दिल में लिए हम दोनों ही खाली चाय पीने लगे थे। मेरा नाम सना है। मैं अपने अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मेरी अम्मा कुछ सालों पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। न जाने वह कहाँ चली गई थी। अब्बा उसे गालियाँ देते और कहते कि वह किसी के साथ भाग गई थी। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी। मुझे वह ऐसी लगती तो नहीं थी, पर क्या पता, अब्बा तो उन्हें ठीक से रखते तो थे नहीं और ना ही उन्हें कोई खुशियाँ दी। अम्मा से मार पीट तो रोज़ का मामूल बन गया था उनका। वह लोगों के घरों में काम किया करती थी। सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती और काफ़ी रात गए वापस लौटती थी। फिर एक दिन वह घर से ऐसे निकली कि फिर कभी वापस ही नहीं लौटी। मेरे अब्बा एक जुआरी थे जो घर में कम और बाहर ज़्यादा पाए जाते थे। पहले पहल मुझे मालूम नहीं था कि अब्बा जुआ खेलते हैं, पर अब अंदाज़ा हो रहा था, क्योंकि अब्बा कभी तो इतने सारे पैसे लेकर आ जाते कि घर का सारा राशन आ जाता और कभी कई दिनों तक बिल्कुल खाली हाथ रहते। जब अब्बा हार जाते तो अपना खर्चा पूरा करने के लिए मुझे खुद ही हाथ पाँव मारने पड़ते थे। नूर की माँ भी लोगों के घरों में ही काम किया करती थी। जब कभी काम ज़्यादा होता तो मुझे और नूर को भी अपने साथ ले जाती और हम भी छोटे मोटे काम करने में उनकी मदद करवा दिया करते थे। जब बंगलों में कोई फंक्शन या त्यौहार होता तो बंगलों वाली बाजियाँ मुझे और नूर को खुद ही बुला लिया करती थी। अब्बा काफ़ी दिनों से अपनी शक्ल ही ना दिखाए थे। वह ऐसे ही गायब हो जाया करते थे। अम्मा तो घरों में काम करके पैसे कमा लिया करती थी, लिहाजा तब अब्बा के गायब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर अब मेरे पास खर्च के पैसे भी ख़त्म हो गए थे। घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था। मैं नूर की अम्मा के पास गई तो वह पहले ही काम के लिए निकल चुकी थी। मैं अकेले ही कोठियों की तरफ चल दी। बाजी निशा के बंगले के सामने पहुंचकर मैं रुक गई। अम्मा बताया करती थी कि निशा बाजी काफ़ी खुले दिल की मालिक थी। मेरी अम्मा यहाँ काम किया करती थी। मैं जब छोटी थी तो अम्मा के साथ यहाँ एक दो बार आई थी। उसके घर काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि वह अकेले ही रहा करती थी। मैं ज़रा कामचोर किस्म की थी। मैंने सोचा बाजी से पूछ लूँ, हो सकता है उसे कोई काम हो। मैं बड़े से गेट के साथ लगी घंटी बजा दी। चौकीदार ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। वह मुझे जानता था, मुझे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर मैंने बाजी की तलाश में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे बाजी कहीं ना नज़र आई। मैं बावर्ची खाने के सामने ही ज़मीन पर बैठकर बाजी का इंतज़ार करने लगी। बावर्ची खाने से खाना खाने की दिलफरेब खुशबू उठ रही थी। मेरी भूख चमक उठी। चंद ही लम्हों में बाजी मुझे सामने बनी सीढ़ियों से आती दिखाई दी। मैं उठकर सलाम की तो मुझे पहचान गई और मेरा हाल पूछने लगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज घर पर कुछ लोगों की दावत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, बाजी ने बावर्ची खाने में दाखिल होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और उसके पीछे चल दी। बाजी के घर 4-5 लोगों की दावत थी। मैं खाना पकाने में उसकी मदद करती रही। बाजी बच्चों के खिलौनों की खरीदो फरोख्त का काम किया करती थी। वह खिलौने पैक करके दूसरे शहरों और मुल्कों में भिजवाया करती थी। उसका काम काफ़ी फैला हुआ था। शायद वो लोग भी उसके कारोबार के सिलसिले में ही आए थे। खाना खाकर वह लोग चले गए तो मैं बर्तन धोने लगी। वापसी पर बाजी ने मुझे खाने की थैली
भर के साथ दे दिया। मैं खुशी खुशी घर आ गई। रात के खाने का इंतज़ाम भी हो चुका था। रात को मैंने खाना गरम किया तो नूर को भी आवाज़ देकर बुला लिया। वह भी खाने की खुशबू पहले ही सूंघ चुकी थी, तो खुशी खुशी दौड़ी चली आई। खाने के बाद चाय पीते हुए हम दोनों बातें करते रहे। अब मैं रोज़ ही बाजी के घर की तरफ जाने लगी। खिलौने पैक करने में भी उसकी मदद कर दिया करती। उसके घर रोज़ाना ही 4 से 5 लोग आते थे, जो खाना खाने पीने का सामान भी अपने साथ ले आते। वह निशा बाजी की छत पर बने कमरे में चले जाते और खिलौने का ही कोई काम करते रहते। खाने का वक्त होता तो मैं खाना गरम कर कर मेज़ पर लगा दिया करती। वह लोग खाना खा लेते तो बर्तन उठाकर धो दिया करती थी। वापसी पर बाजी मुझे बचा हुआ खाना थैलियों में डालकर दे दिया करती थी, जो मैं और नूर रात को मज़े से खा लिया करते थे। दिन वैसे ही बड़े मज़े से गुजर रहे थे कि एक दिन अब्बा वापस आ गए। अब्बा सिर्फ अकेले वापस नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ एक तूफ़ान लाए थे। अब्बा ने इस बार एक बड़ा हाथ मारा था। वह जुआ में एक लड़की जीत लाए थे, जो अब्बा की दूसरी बीवी थी। अब्बा ने अपनी दूसरी बीवी को मेरे सामने लाकर खड़ा किया था। मैं और नूर हैरान और परेशान अब्बा की दूसरी बीवी को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। वह गालिबन उम्र में हमसे भी छोटी थी। न जाने वह कैसे लोग होते हैं जो जुआ में अपनी ही बेटियों की बाजी लगा देते हैं। मैं सोचकर हैरान रह गई थी। वह बहुत मासूम और भोली सी लड़की थी, जो हर वक्त डरी सहमी रहती। अब मुझे अपने साथ साथ अपनी दूसरी अम्मा का भी पेट पालना पड़ता था। अब्बा की तरफ का तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था। इस लड़की को देखकर लगता नहीं था कि उसने कभी कदम घर से बाहर निकाला होगा। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। तभी तो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया था। अब वह चंद दिन तो अपनी दूसरी बीवी की भगत में लगे रहे और फिर अचानक से गायब हो गए। मुझे अब्बा से उम्मीद भी यही थी। मैं बाकायदा निशा बाजी के घर काम के लिए जा रही थी। मुझे कहीं और काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मेरा एक घर से अच्छा गुज़र हो जाता था। काम भी ज़्यादा ना करना पड़ता और 2 वक्त का खाना भी मिल जाता था, बल्कि वो भी इतना ज़्यादा होता कि मेरे साथ साथ अब्बा की दूसरी बीवी का भी पेट आसानी से भर जाता। और बाजी मेरे हाथ में चंद दिनों बाद कुछ पैसे भी रख देती। मैं चूँकि पढ़ी लिखी थी, इसीलिए बाजी मुझसे कभी कभार हिसाब किताब भी करवा लिया करती थी। अब्बा कुछ दिनों में फिर से लौट आए थे, लेकिन इस बार एक नई तूफ़ान अपने साथ लेकर आए थे। उनके साथ एक आदमी था। इस बार वह मुझे जुए में हार बैठे थे, जिसको आंगन में बिठाकर खुद अंदर मेरे पास आए और कहने लगे कि तू तैयार हो जा, तेरा उस आदमी के साथ निकाह है। मैं मौलवी को लेने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं उसकी बात सुनकर सकते में थी। अच्छा रिश्ता मिल गया है, तुझे खुश रखेगा। आज या कल शादी तो करनी ही थी तेरी, अब्बा ने जज्बाती लहजे में कहा और घर से बाहर चल दिए। मैंने अच्छे रिश्ते की तरफ देखा। 40-50 साल का कोई गंजा सा आदमी, हाथों में 4 अंगूठियां पहने, इधर उधर देखते हुए अपने सफ़ेद मूँछों को ताव देने में मगन था। वह लगभग अब्बा की ही उम्र का था। यानी अब्बा की दूसरी बीवी के साथ जो कुछ हुआ, वह अब मेरे साथ भी होने वाला था। मैं यह किसी सूरत में नहीं होने देना चाहती थी। मैं 12वीं क्लास से पास थी। मैं होशियार थी और अपने हुकूक को अच्छी तरह पहचानती थी। मुझे किसी तरह घर से बाहर निकलना था, मगर बाहर आंगन में वह आदमी बैठा हुआ था। पर उसने कौन सा मुझे देख रखा था। मैं चादर ओढ़कर उसके सामने से गुजरकर जल्दी से बाहर के दरवाजे से निकल गई थी। मैं कोई भी भेड़ बकरी नहीं थी कि अब्बा मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते। मेरा रुख निशा बाजी के बंगले की तरफ था और मैं भी जा भी कहाँ सकती थी। अब्बा को निशा बाजी के घर के बारे में कुछ भी मालूम न था, मगर नूर जानती थी। मैं जल्दी में नूर से बात भी ना कर पाई थी, कहीं वह अब्बा को लेकर निशा बाजी के घर ही ना पहुँच जाए। मैं इन्हीं सोचों में गुम निशा बाजी के घर पहुँच चुकी थी। आंसू मेरी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाजी सामने लॉज में बैठी खिलौने पैक कर रही थी। मैं भी चुपचाप बैठकर बाजी के साथ काम में शामिल हो गई, पर मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे रोता देखकर बाजी परेशान हो गई। उसने वहां बैठे लड़के को बाहर भिजवाया और पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने उनको सारी बातें बता दी। बाजी ने मुझे काफ़ी हौसला दिया।
मैंने बाजी को बताया कि कहीं अब्बा इधर भी ना पहुंच जाए, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। बोली, तू फिक्र मत कर, मैं खुद ही देख लूँगी तुम्हारे अब्बा को। मैं बेफिक्र होकर कामों में लग गई। मुझे निशा बाजी के साथ रहते हुए लगभग 1 माह हो गया था। इस 1 महीने में मैं पलटकर किसी की खबर ना लेती। ना मुझे यह मालूम था कि अब्बा की दूसरी बीवी कैसी है, और ना ही नूर के बारे में कुछ खबर थी। बाजी के यहाँ एक लड़का राजू भी रहा करता था। वह सुबह सवेरे आ जाता और शाम को अपने घर चला जाता। वैसे तो वह बाहर के काम किया करता था, पर अगर उसे घर का कोई भी काम करने को कह दिया जाए तो वह कभी इनकार नहीं करता था। वह मुझे काम करते देखता तो मेरे साथ काम करने खड़ा हो जाता। मैं मना करती रह जाती, मगर वह बाज नहीं आता था। वह काफ़ी हंसमुख था और हर वक्त चुटकुले सुनाया करता था। एक शाम मैं बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो राजू को आंसू बहाते देखा। मुझे देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने उसे रोने की वजह पूछी तो टाल गया। मेरे जोर देने पर उसने बताया कि उसकी माँ कैंसर की मरीज, जिसकी बीमारी अब लाइलाज हो चुकी थी। पहले उसका बाप उसकी माँ की देखभाल कर लिया करता था, जबकि वह खुद बीमार होकर चरपाई पर पड़ा था। राजू के सिवा उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। मैं राजू को मशवरा दी कि वह बाजी से छुट्टी लेकर चला जाए, उसके हिस्से का काम मैं कर दूंगी, पर वह नहीं माना। कहने लगा कि मेरा काम कोई और नहीं कर सकता, और वैसे भी बाजी जाने नहीं देंगी। मैं हैरान थी। बाजी तो इतनी रहमदिल थी, पर वह फिर राजू को जाने की इजाज़त क्यों न देती। हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी इस कदर दुख होते हैं, मैं सोचकर हैरान रह गई थी। एक दिन बाजी निशा अपने काम में बिजी थी। उसकी काफ़ी तादाद में खिलौने किसी दूसरे मुल्क में भिजवाने थे, और राजू भी बाजी के साथ काम में लगे हुए थे। बाजी को किसी का फ़ोन आया और वह कुछ देर फ़ोन पर बात करती रही। फ़ोन बंद करने के बाद बाजी काफ़ी जल्दी में थी। उसने राजू को वापस भिजवा दिया और सारा सामान उठाकर गाड़ी में भर लिया। वह बोली, तू मेरी जगह घर को संभालो, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं ये काम बाजी को काफ़ी सालों से करते देख रही थी। उसमें कोई मुश्किल ही न थी। एक आदमी खिलौने पहुँचा दिया करता था और बाजी उनको खाली डिब्बों में पैक करती और उन पर पता लिखती जाती। बाकी का काम राजू का था। वह जानता था कि इनको कहाँ पहुँचाना था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन सारी खुशी खाक में मिल गई। मैं टीवी लगाकर बैठी थी कि किसी ने घंटी बजाई। मैं फ़ौरन उठकर गेट की तरफ गई। बाजी ने चौकीदार को भी वापस भेज दिया था। मेरे गेट पर पहुंचते पहुंचते तक घंटी मुसलसल बजती रही। ना जाने कौन था जिसको इतनी जल्दी थी। गेट पर पुलिस मौजूद थी। गेट खुलते ही वह अंदर दाखिल हो गए। वह कुल 6 लोग थे, जिनमें से एक लेडी पुलिस थी। लेडी पुलिस ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और अंदर ले आई। वह पूरे घर में फैल चुके थे और घर की तलाशी लेकर ना जाने क्या ढूंढ रहे थे। उनकी तलाश चंद घंटे में ख़त्म हुई थी। उन्होंने घर का सारा सामान इधर से उधर फैला दिया था। मालूम नहीं उनको कुछ मिला या नहीं, लेकिन वह सभी गाड़ी में डालकर अपने साथ ही पुलिस स्टेशन ले गए थे। वहाँ वह मुझे मामूली से सवाल जवाब करते रहे। ज़्यादातर सवाल निशा बाजी के बारे में ही था, और ये कि मैं वहाँ कब से काम कर रही थी और उन कामों में कौन कौन से शामिल थे। मैंने उनके तमाम सवालों की बिल्कुल सही जवाब दे दिए थे। उन्होंने ना मुझसे सख्ती से बात की, वरना ही मुझे मारा पीटा। मुझे लग रहा था कि वह किसी गलतफहमी के बिना पर मुझे यहाँ से आए थे। मामले की कार्रवाई करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, बल्कि बड़ी इज्जत से खुद ही मुझे घर तक पहुंचा गए थे। गेट पर उन्होंने जो बड़ा सा ताला लगा दिया था, वह भी अब खोल दिया गया। मेरे तमाम डर दूर हो चुके थे। मैं बड़े आराम से वहां रहने लगी। घर के मामूल काम काज निपटाकर मैं आराम से बैठकर टीवी देखती रहती। मैं शांत से रह रही थी। घर में खाने पीने के तमाम राशन मौजूद था। बाजी का खिलौनों का काम बिल्कुल रुक गया था। शायद बाजी ने इन्हें फ़ोन करके मना कर दिया होगा कि माल ना भेजे। खैर, यह सब सोचने की बात नहीं थी। एक दिन बाजी वापस लौट आई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पीछे कैसा वक्त गुजर रहा था। मैं इसे तमाम वाक़या सुना दी और पुलिस के मुतालिक जो भी बातें थी वह सब बातें बता दी। बाजी ज़्यादा परेशान व हैरान दिखाई न दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पहले ही इन सब बात को जानती थी कि उसके घर पुलिस का छापा पड़ने वाला है।
खैर मैं अपना काम करती रही। मुझे बाजी के झमेले से क्या लेना देना था। राजू की माँ का इंतकाल हो गया था। वह घर में दाखिल हुआ तो उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मैं परेशान हो गई थी। राजू ने बताया कि रात को ही उसकी माँ चल बसी थी और वह बाजी को बताने आया था कि उसकी माँ की मौत की खबर सुनकर मैं बहुत अफसोस में आ गई थी। बाजी को मालूम हुआ तो बोली कि तुम अभी चले जाओ, मगर जब बन जाएंगे तो आकर पार्सल पहुंचा देना। बाजी ने उसको वक्त बता दिया कि इस वक्त ज़रूर पहुंच जाना। मैं बाजी की बात सुनकर बड़ी परेशान थी। राजू की माँ का जनाजा घर में रखा था और बाजी को सामान पहुंचाने की पड़ी थी। ऐसा कौन सा ज़रूरी सामान था जो एक दिन बाद नहीं जा सकता था। राजू ने एक नज़र मुझ पर डाली और वापस पलट गया। कुछ था उसकी नज़र में जो मैं समझ नहीं पाई थी। राजू अपनी माँ को दफनाकर मुकर्रर वक्त पर पहुंच चुका था। बाजी डिब्बे बना चुकी थी। राजू ने सामान गाड़ी में डाला और लेकर चल दिया। उसकी वापसी अंधेरा होने से पहले नहीं होने वाली थी। कभी कभी मुझे बाजी की समझ नहीं आती। जहाँ वह इतनी मेहरबान और खुले दिल की थी, वहीं एक तरफ उनका ये रूप भी था। एक दिन बाजी किसी काम से बाहर गई थी। उसने मुझे कहा कि घर का ख्याल रखना और बाहर निकल गई। मौसम अच्छा हुआ तो मैं छत पर चली आई। थोड़ी सी देर में बारिश शुरू हो गई। मैं छत पर का सामान उठाकर कमरे में रखने लगी। खिलौने के नए माल का सामान कल ही आया था। मेरे नए खिलौने देखने को दिल चाहा तो मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। यह कमरा ज़्यादातर लॉक ही रहता था, पर आज शायद बाजी ताला लगाना भूल गई थी। बाजी नया माल छत पर बने कमरे में खुद ही रखवा दिया करती थी। हर रोज़ 4-5 आदमी आया करते थे जो इस कमरे में आ जाते और खिलौने का ना जाने कौन सा काम करते रहते। वह अपने साथ ही खाने पीने की चीज़ भी ले आते थे। ऊपर के कमरे से काम करके वह नीचे आकर खाना खाते। कभी मेरे और उस लड़के के हाथ पर भी पैसे रख दिया करते थे। उनके जाने के बाद बाजी वह खिलौने नीचे मंगवा लेती और पार्सल बनाना शुरू कर देती। किसी और को उस कमरे में आने की इजाज़त न थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वहाँ कपड़े के बने हुए भालू रखे हुए थे, जिनके पीछे सफ़ेद रंग का कोई पाउडर था जो नमक की तरह दिखाई देता था, पर वह नमक नहीं था। वह छोटी छोटी थैलियों में काफ़ी तादाद में वहाँ छिपाया हुआ था। मैं समझ गई कि वह ड्रग्स थी और उसकी तलाश में पुलिस ने छापा मारा था। लेकिन पुलिस कुछ बरामद ना कर सकी क्योंकि बाजी ने पहले से उसे वहां से गायब करवा दिया था। क्योंकि बाजी को पुलिस के छापे की पहले से ही खबर मिल चुकी थी। मैं दरवाज़ा जैसे ही बंद करके निकली, नीचे चली गई। मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी कि मुझे बाजी आती दिखाई देती। वह मुझे ऊपर से आता देखकर ठिठक गई। तुम ऊपर क्या कर रही थी? उसने शक भरे लहजे में मुझसे पूछा। वह मौसम अच्छा था तो मैं ऊपर के आंगन में बैठ गई थी। मैंने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। मैं अभी उस पर जाहिर नहीं कर सकती थी कि मुझे इसके राज मालूम हो चुके हैं। मैं सोच में पड़ गई थी। यकीनन पुलिस में कोई गद्दार मौजूद था जो बाजी को हर वक्त छापे की खबर दे दिया करता था। मैं घर से निकल नहीं सकती थी क्योंकि मैं आज तक वापस अपने घर नहीं गई थी। अब घर का कहकर निकलती तो बाजी कई सवाल करती और हो सकता था कि वह शक में पड़ जाती और मुझे कुछ समझ न आ रहा था। पर मैं बाजी की हकीकत जानकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। मुझे कुछ तो करना चाहिए। मैं फैसला कर चुकी थी। मैंने उस मामले की बहुत अच्छे से तहसील की और कुछ सबूत इकट्ठा करने का सोचा। मैं बाजी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी। आज भी वह 4-5 आदमी आ चुके थे और ऊपर के कमरे में मौजूद थे। वह अपना काम निपटा कर नीचे आए तो मैं खाना गरम कर कर मेज़ पर लगा दी। वह खाने में मगन थे। खाना खाकर वह लोग वापस चले गए, जबकि बाजी राजू को लेकर खिलौने के डिब्बे लेने ऊपर चली गई। बाजी ने खिलौने पार्सल करके भिजवा दिए तो आराम करने के लिए फिर से अपने कमरे में चली गई। मैं चुपके से ऊपर जाकर जल्दी में देखना चाहती थी कि अब वह पाउडर वहाँ मौजूद था कि नहीं। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अब वहाँ ऐसा कुछ मौजूद नहीं था। वह पाउडर कहाँ गया था? वह लोग अपने साथ भी लेकर नहीं गए थे। मैं काफ़ी देर उस मामले पर गौर करती रही। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। वह आदमी खिलौनों के पेच खोलकर उसमें ड्रग्स की पुड़ियों के छोटे लिफाफे भर दिया करते थे और खिलौने फिर से डब्बे के अंदर रख देते और बाजी वह डिब्बे पैक करके पार्सल करवा देती।
इस तरह ड्रग छिपाकर दूसरे शहरों और मुल्कों में भिजवाई जा रही थी। काम इतनी सफाई से हो रहा था कि पुलिस भी इस मामले की तह तक पहुंचने में नाकाम रही थी। अब मैं तय कर चुकी थी कि मुझे जो ख्याल आया वह इस मामले में मेरी मदद नूर ही कर सकती थी। मैंने बाजी के घर से ही चुपकर फ़ोन करके उसे बुला लिया था और मुझसे मिलने के बहाने चली आई थी। मैंने उसे बाजी से भी मिलवा दिया था। जब बाजी आराम करने अपने कमरे में चली गई तो मैं नूर को लेकर किचन में घुस गई और उसे सारा प्लान समझा दिया। मुझे उम्मीद थी वह इस मामले को अच्छे तरीके से संभाल सकती थी। मुझे उस वक्त उसकी अकल और समझदारी की बेहद ज़रूरत थी। नया माल आने में 1 हफ्ता लग गया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि माल में ट्रक के छोटे लिफाफे मौजूद ज़रूर होंगे। अब मुझे किसी तरह उन आदमियों के आने से पहले तसल्ली करनी थी कि ड्रग्स वाकई मौजूद थी कि नहीं। माल सुबह सवेरे आया था और दोपहर होने से पहले पहले वह आदमी आ जाया करते थे। मेरे पास तो चंद घंटे थे। मैं बेहद बेहद बेचैन थी और ऊपर जाने का कोई मौका ढूंढ रही थी, मगर बाजी भी माल की मौजूदगी की वजह से वहीं थी और मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। बाजी का फ़ोन आया तो वह अपने कमरे में सुनने चली गई। मैं एक लम्हा बेकार किए बिना और रुके बिना ऊपर की तरफ भागी। ऊपर पहुंचकर मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अच्छी तरह तसल्ली कर ली। ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट मौजूद थे जो थोड़ी ही देर में खिलौनों में भरा जाने वाला था। मैं आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके पलटी तो सकते में रह गई। बाजी मेरे पीछे खड़ी मुझे घूर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही है? वह गुस्से में मुझसे पूछने लगी, जबकि उसे देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मुझे कोई बहाना ना सूझा तो मैं चुपचाप खड़े उसे तकती रही। मेरी खामोशी से वह समझ गई थी कि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है। उसके बाद वह मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले आई और बोली, तेरा भी वही हश्र करूँगी जो तेरी माँ का किया था। जबकि अम्मा का नाम सुनकर मैं सन्नाटे में रह गई। क्या क्या किया था मेरी अम्मा के साथ? क्या किया था तुमने? मैंने परेशानी से पूछा। वह कुछ ना बोली और मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मेरा सारा प्लान चौपट हो चुका था। थोड़ी देर में ड्रग्स खिलौने में भरकर भिजवा दी जाती और मैं कुछ न कर पाती। मैं अपनी बेबसी पे रो दी और अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि वह मेरी मदद करे। ना जाने वह मेरे साथ क्या सलूक करने वाली थी और उसने मेरी माँ के साथ क्या किया था। अम्मा के बारे में मैं जानने के लिए बेचैन थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं चौंक गई। जब दरवाज़ा खुला तो राजू वहीं सामने खड़ा था। उसने कहा कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, लेकिन मैं उस लड़के पर भरोसा कैसे कर सकती थी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वह बोला, जल्दी करो, वक्त नहीं है। मैं दोबारा दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर दूँगा, उसको पता नहीं चलेगा। तुम निकल जाओ। मैं भी वक्त जाए किए बिना उठी और जल्दी से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही मैं दौड़ लगा दी। मैं करीब की एक दुकान पर गई और वहाँ से नूर को फ़ोन करके बता दिया कि वक्त आ गया है, उसे जो भी करना था जल्दी करना था। नूर को मैंने पहले ही अपना सब प्लान समझा दिया था कि जिस दिन मुझे पक्का यकीन होगा कि ड्रग्स घर में मौजूद है, मैं उसको बता दूंगी और पुलिस और मीडिया को लेकर पहुंच जाएगी। मुझे मालूम था कि बाजी के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर पुलिस उसे रंगों हाथ भी पकड़ लेती है तो वह जल्दी छूट जाती। इसीलिए इस मामले में मीडिया को शामिल करना बहुत ज़रूरी था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि नूर ने अपना काम अब तक मुकम्मल कर लिया होगा। वह जल्दी पुलिस और मीडिया को लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं उसी दुकान के सामने खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी भी आते दिखाई दिए जो खिलौनों में ड्रग्स छिपाया करते थे। नूर कुछ ही देर में पुलिस को लेकर पहुंच चुकी थी। पुलिस की गाड़ी के पीछे ही मीडिया की गाड़ी भी आ गई थी। पुलिस की 2 गाड़ियां भरी हुई थी जिनमें लेडी पुलिस भी शामिल थी। सायरन की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग भी बाहर निकल आए थे। पुलिस ने चंद मिनट में ही ड्रग्स बरामद कर ली थी। बाजी के साथ साथ वह 5 लोग भी गिरफ्तार हो गए थे जो ड्रग्स के खिलौनों में भरते थे। बाजी के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर हथकड़ी डाल दी गई थी और पुलिस उसे घसीटकर गाड़ी में बैठा रही थी। जब वह मेरे सामने से गुजरी तो मैंने चीखकर उससे पूछा कि बता दो, तुमने मेरी अम्मा के साथ क्या किया था? पर वह कुछ न बोली और मुझे घूरती हुई चली गई। राजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे गाड़ी में बिठाया गया तो उसने मुझ पर एक गम की नज़र डाली।
गाड़ी रवाना हो चुकी थी। मैं मीडिया की वजह से काफ़ी हक़ाइक़ सामने आए थे। एक बहुत बड़ा माफिया था जो ड्रग्स की खरीद और फ़रोख्त का काम किया करता था। पुलिस ने उन पर कई बार हाथ डालने की कोशिश की थी, मगर ये अपनी चालाकी से हर बार बच जाते थे और कभी भी रंगे हाथों न पकड़े गए थे। मुझे और नूर को भी हुकूमत की तरफ से अवार्ड दिया गया था, क्योंकि हमने अपनी जान खतरे में डालकर इन ड्रग्स के धंधे में जुड़े लोगों को पकड़वाया था। लेकिन राजू जो पकड़ा गया था, राजू जानता था कि वह सिर्फ खिलौने पहुंचाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि उन खिलौनों के अंदर ड्रग्स भी छिपाई गई है। पर यह काम करना उसकी मजबूरी बन गई थी, सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं, बल्कि ये काम छोड़ने से उसकी जान को भी खतरा था और वो लोग यकीनन उसे मार डालते। मैं पुलिस को बयान दे चुकी थी कि राजू ने मेरी किस तरह मदद की थी, बल्कि ये सब उसी की ही बदौलत मुमकिन हुआ था। अगर राजू उस दिन मुझे निशा की कैद से आज़ाद ना करता तो शायद ये कभी मुमकिन ही ना होता और मेरा भी बहुत बुरा अंजाम होता। पुलिस ने राजू की सज़ा में काफ़ी हद तक कमी कर दी थी और उसे चश्मदीद गवाह बना दिया गया था। मैं घर लौट आई थी। अब्बा भी बेहद खुश थे, क्योंकि एक तो मैं मशहूर हो गई थी और दूसरा इनाम की रकम भी मिली थी, जो अब्बा के हाथ ही लगने वाली थी। लेकिन घर में मुझे अब्बा की दूसरी बीवी दिखाई न दी। मैंने नूर से पूछा तो मालूम हुआ कि अब्बा उसे भी जुआ में हार गए थे। मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मुझे अभी एक और मामला भी पता करना था। अगले ही दिन मैं अब्बा के पीछे निकल पड़ी थी। मैं बड़ी ही सावधानी से उसका पीछा कर रही थी। अब्बा ज़रूर जुए की अड्डे की तरफ ही जा रहे थे। मैं अब्बा के पीछे पीछे ही चल रही थी, लेकिन ऐसे अब्बा को कुछ पता ना चले। अब्बा अब अड्डे पर पहुंच चुके थे। अड्डा क्या था? एक छोटा सा होटल था जिसके अंदर ये सब काम चल रहा था। एक छोटी सी जगह पर इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे थे। चंद पत्तों के पीछे लड़कियों का सौदा किया जा रहा था और किसी को कानों कान खबर ना थी। मैंने नूर की मदद से उन्हीं मीडिया वालों को बुला लिया था जिन्होंने निशाबाजी का जुर्म बेनकाब किया था। प्रोग्राम के वक्त अब्बा भी वहाँ मौजूद था। जब सब जुआरी अपने अपने जुर्म से मुकर गए थे, मीडिया को हरकत में देखकर पुलिस भी हरकत में आ गई थी। पुलिस ने उनसे खुद ही सब कुछ उगलवा लिया था। अब्बा की दूसरी बीवी को भी बरामद कर लिया गया था। उसका नाम नज़मा था। अब्बा उसे तलाक दे चुके थे और अब्बा किसी और जुआरी की मलकियत थी। वह सब उसे गेम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। नज़मा का अब्बा का इंतकाल हो चुका था, जबकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर रखी थी और उसके सौतेले बाप ने उसे जीवन में बहुत दुख दिया था। इसीलिए वह अपनी माँ के घर दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी। उसकी उम्र मुश्किल से 13-14 बरस थी। मैंने उसे दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में बिठा दिया था। वो बहुत खुश थी। मैं निशा से मिलने जेल आई थी। मैं अम्मा के बारे में जानना चाहती थी कि उसे गायब हुए कई साल गुजर चुके थे। मेरे वहाँ ना था कि उसके पीछे निशा का हाथ था। अब तक निशा की सारी अकड़ निकल चुकी थी। वह ज़मीन में सर झुकाए बैठी थी। पुलिस की गिरफ्त से निकल भी जाती, मगर मीडिया की वजह से वह पूरी फंसी थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा तो वह कहने लगी, तुम्हारी माँ मुझे तब से जानती थी जब मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करती थी। ये काम मैंने अपने पति की वफ़ात के बाद शुरू किया था। मेरे विधवा होने पर तुम्हारी माँ ने मेरा बड़ा साथ दिया था। पति की वफ़ात के बाद मेरी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मैं ऐशो इशरत की आदी थी। मैंने बुरे हालात में गुजारा करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। मैं खिलौने बेचने का कारोबार करने लगी। मुनाफा तो हो जाता था, मगर यही कोई हज़ारों में, जबकि मैं कोई ऐसा काम करना चाहती थी जिसे लाखों में आमदनी हो। मेरी एक जानने वाली ने मुझे इस काम में शामिल किया था। खिलौने में ड्रग्स पहुंचाने का प्लान मेरा अपना ही था। इस तरह पकड़े जाने की उम्मीद बिल्कुल कम थी। किसी को कभी शक न हुआ कि खिलौने के अंदर क्या क्या भेजा जा रहा था। तब ये सारा काम मैं अकेले ही किया करती थी। मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा मुनाफा होता था। तुम्हारी माँ मेरे घर काम करने आया करती थी। एक दिन उसने भी तुम्हारी तरह वह छोटी लिफाफे देख लिए थे। वह समझ गई थी कि ये सब ड्रग्स है। उसने मुझे बहुत समझाया कि मैं इस काम से दूर रहूं। वह कहती थी कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, बाज आ जाओ, मगर ना मैं रुकी और ना ही मैं बाज आई। मैं अपनी लाखों की आमदनी कैसे गंवा देती। पैसे की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने इकलौते बेटे को बाहर के मुल्क पढ़ने के लिए भेजा हुआ था।
उसका हर महीने का खर्चा ही लाखों में था। जब मैं उसके समझाने से बाज ना आई तो उसने मुझे धमकी दी कि वह पुलिस को बता देगी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। मैं उसे घुमाने के बहाने नहर पर ले गई थी। मैंने अपने साथ शरबत की एक बोतल भी ले आई थी, जिसमें मैंने नींद की काफ़ी गोलियां मिला दी थी। उसे शरबत पिलाने के बाद मैंने उसे नहर में धक्का दे दिया। वह ना हिली डुली और ना ही चिल्लाई, बस नहर में गिरते ही वह ख़त्म हो गई। अपनी माँ की मौत की दर्द भरी दास्तान सुनकर मैं गम में निढाल थी, और मैं और मेरे अब्बा तो आज तक यही समझ रहे थे कि वह घर से भाग गई थी, जबकि उसे तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, और अब्बा ने उसे एक बार फिर ढूंढने की ज़रूरत गवारा नहीं की थी। मुझे अब निशा से नफ़रत महसूस हो रही थी। वह सिर्फ ड्रग्स की खरीद और फ़रोख्त ही नहीं, बल्कि एक कातिल भी थी। अब मुझे उसकी गिरफ्तारी पर पहले से भी ज़्यादा खुशी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।